फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट मेथड किसी कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमने ये देखा था, तो एक फॉर्मूला था, मैं उसको फिर से आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। तो फॉर्मूला था कि फोकल लेंथ एफ का जो फॉर्मूला था वो था कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। और स्मॉल डी क्या था? उन पोजीशन के बीच का सेपरेशन था जिन पोजीशंस पर होने पर लेंस ने स्क्रीन पर इमेज बनाया था। कैपिटल डी कौन था? ऑब्जेक्ट, और स्क्रीन के बीच का दूरी था। फिर यहाँ से हमने एक चीज़ और देखी थी कि अगर फर्स्ट पोजीशन का मैग्निफिकेशन m1 है और सेकंड पोजीशन का मैग्निफिकेशन m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? 1 आता है। और हमने ये देखा था कि ये मान लीजिए हमारा लेंस है और ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है, तो ये जब डिस्टेंस x1 होती थी तो ये डिस्टेंस क्या होती थी? x2 होती थी। और अगली पोजीशन क्या होती थी? जब ये डिस्टेंस x2 होती थी तब ये डिस्टेंस x1 होती थी। इतना आपको अपने डायग्राम में दिमाग में डाटा याद रखना है। x1 प्लस x2 किसके बराबर है? दैट कैपिटल डी। कैपिटल डी कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस था? ये डिस्टेंस था हमारा कैपिटल डी। और स्मॉल डी क्या था? ये डिस्टेंस था हमारा स्मॉल डी। ये सारी बातें आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब सुनना मेरी बात। अब इस पे एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि इमेज जो बना स्क्रीन पे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। उन्होंने बोला है कि जो आपका ऑब्जेक्ट और स्क्रीन है, जो ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है जिसको हम कैपिटल डी कहते हैं, तो कैपिटल डी इज 120 सेंटीमीटर। वो पेपर में कैसे लिखेगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 120 सेंटीमीटर। और जब हमने लेंस को किसी एक पोजीशन पे रखा तो उसने इमेज बनाया, लेंस ने उसका इमेज बनाया। और जो इमेज बनाया वो ट्रिपल साइज में बनाया। इमेज जो बना वो कौन सी साइज का बना? ट्रिपल इन साइज। तो जो इमेज है वो साइज में कैसा है? ट्रिपल है। ठीक, इमेज है ट्रिपल इन द साइज। तो आपको बताना है कि बताइए जो वो लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक बात बताइए, जब हमारा ये डिस्टेंस x1 होता था और ये डिस्टेंस जब हमारा x2 होता था, तो मैग्निफिकेशन जो होता था वो होता था माइनस x2/x1, दैट वाज द मैग्निफिकेशन। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता, एंड दैट इज -3। तो यहाँ से आपको एक बात समझ गई, x2 इक्वल टू बराबर है 3x1 के। दूसरी बात, x1 प्लस x2 कैपिटल डी के बराबर होता है, तो x1 प्लस x2 कैपिटल डी वो कितना दिया है आपके लिए? 120 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करिए, x2 की जगह यहाँ पुट करिए आप इसमें 3x1, x2 की जगह यहाँ पुट करिए 3x1 और x1 क्या हो जाएगा? 4x1। और यहाँ से x1 आएगा आपका 30 सेंटीमीटर और x2 आएगा आपका 90 सेंटीमीटर। फिर जब आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला, तो देखिए स्मॉल डी कौन है आपका? दोनों के बीच का सेपरेशन, तो ये डिस्टेंस डी है आपका x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 जो आएगा हमारा वो कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ f का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कैपिटल डी स्क्वायर, मतलब 120 का स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 60 का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी, दैट इज 120। तो f का जो वैल्यू आया वो आया a माइनस बी, a प्लस बी लगाते हैं, 120 माइनस 60, 120 प्लस 60 इंटू 4 इंटू 120। तो हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? ऊपर बचेगा 60, नीचे बचेगा ये बनेगा 180 अपॉन 4 इंटू 120। तो 60 से गया 2 बार, और 2 से कितने गया? 90 टाइम्स, और 4 से कितने जाएगा? ये 2 बार गया और ये गया 45। तो f का जो वैल्यू आया वो आया आपका 45/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे जरूरी नहीं है कि आप डिस्प्लेसमेंट मेथड वाली ही बात यूज करते हैं। आप नॉर्मल 1/v 1/u 1/f लिखते, मैग्निफिकेशन -3 है, वहाँ से भी आपको सेम आंसर मिलता है। मतलब मेथड तो वही है। इसका भी जब डेरिवेशन किया गया था तो हमने मेथड तो वही यूज किया था। कौन सा? 1/v 1/u 1/f। ठीक है। अब हम चालू करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग चालू करते हैं और वो होगा हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट।
तो जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं तो देखिए पहली बात, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम का चैप्टर जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस के सिलेबस में है। और जेई मेंस के सिलेबस में और हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो गारंटीड पूछा ही जाता है। शायद ही कोई ऐसा साल निकलता होगा जिस साल इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन नहीं आता होगा, मतलब एक सवाल आना तो फिक्स है। और ऐसा भी नहीं है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, बिल्कुल टफ टॉपिक नहीं है, एकदम आसान टॉपिक है। अगर आप शांति से बस सुन लें इसको तो इसका सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी गलत नहीं हो सकता, अगर आप इसे बस शांति से सुन लें। अब सुनिएगा, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हेडिंग डालें आप सभी लोग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले आई के बारे में जानेंगे, हमारी आंख जो है इसके बारे में जानेंगे, आई। तो हमारी आंख भी क्या करती है, हमारी आंख में ये लेंस है आगे जो आपको ये ब्लैक ब्लैक वाला दिखता है आंख में, ब्लैक के बीच में जो आपको छोटा सा दिखता है वो एक लेंस है अपनी आंख में। और ये लगभग कॉन्वेक्स लेंस आप इसे लगभग बोल सकते हैं, उसकी सरफेस थोड़ी इरेगुलर है लेकिन फिर भी कॉन्वेक्स बोलना बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा। तो फॉर द कैलकुलेशन पर्पज हम कॉन्वेक्स इस्तेमाल करते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारी आंख होती है, इस आंख में आगे यहाँ ये लेंस होता है और ये आपका आई बॉल है, और आई बॉल का जो ये पीछे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रेटिना, इसको बोलते हैं रेटिना। और रेटिना में ऐसे ऑप्टिकल नर्व्स लगी होती हैं और वो ऑप्टिकल नर्व्स इस ऑप्टिकल सिग्नल को लेके जाती हैं ब्रेन तक। और ये हमारा लेंस है और ये लेंस का रेडियस मान लेते हैं आर, दोनों की लेंस की जो सरफेस हैं उन दोनों को हम स्फेरिकल मान लेते हैं, आर मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मान लेते हैं। इस साइड में मीडियम कुछ और होता है, इस साइड में तो हवा है, हमारी आंख के सामने तो हवा है, इस साइड मीडियम कुछ और होता है, बट ठीक है लगभग हवा मान के ही आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब लगभग हवा मान के जब हम कैलकुलेशन इसकी करेंगे तो पहली बात तो इसके फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, 1/f दैट इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस 1/r1 1/r2 दैट इज 2/r। ठीक, अब आंख में होता क्या है, ये इस साइड में होती है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कौन होती है, यहाँ ऑब्जेक्ट होती है, और ऑब्जेक्ट से रे निकलती हैं और लेंस जो करता है ना, लेंस इसकी इमेज बनाता है। और लेंस कहाँ इमेज बनाता है, रेटिना पे। दिस लेंस फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सेस और ये हो गई मान लो हमारी ऑब्जेक्ट। तो यहां से रे निकलती हैं, आंख में एंट्री लेती हैं, रे यहां से निकलती आंख में एंट्री लेती हैं, आंख का लेंस इन रे को रिफ्रैक्ट करता है और रिफ्रैक्शन के बाद ये रे कहाँ जाकर कट करती हैं, ये रे रेटिना पर जाकर कट करती हैं। तो ये लेंस जो इमेज बनाता है वो कहाँ इमेज बनाता है, लेंस जो इमेज बनाता है वो रेटिना पर इमेज बनाता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है डी, ये कांस्टेंट रहता है, ये कभी बदलता नहीं है, और इसका वैल्यू लगभग होता है 2.5 सेंटीमीटर फॉर अ यंग पर्सन। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, याद रखने का जरूरत नहीं है, मुझे डाटा याद है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है ना फॉर ए यंग पर्सन, रफली दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको समझ रहा होगा कि ठीक है, ये तो वही कहानी हो गई जो अब तक हम कैलकुलेशन कर रहे थे। क्या एक ऑब्जेक्ट होती थी, लेंस होता था, इमेज बना था, तो बिल्कुल सही बात है, वही कहानी है, कुछ नया नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसमें एक चीज हमें दिख रही है, और एक चीज जो हमको दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये डिस्टेंस कभी ना बदलनी। क्यों? क्योंकि आंख की बॉल मोटी छोटी थोड़ी होगी, भगवान ने जितनी आपके आंख का बॉल बना दिया वो उतना साइज रहेगा उसका। ठीक, तो आंख का जो ये बॉल है, इस बॉल का साइज नहीं बदलेगा, मतलब ये जो डी है वो कांस्टेंट है। तो आप बोलेंगे सर एक बात फिक्स है कि लेंस से इमेज का दूरी फिक्स है, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज होता था वी, उस v का वैल्यू फिक्स है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो बिल्कुल सही बात है, v का वैल्यू फिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट बदलेगी, ऑब्जेक्ट की लोकेशन बदलेगी। आप खुद देखो, मान लीजिए आपके सामने कोई गाड़ी चल के जा रही है, आप उस गाड़ी को देखिए, तो जब वो गाड़ी आपसे दूर चलती जा रही है तो u बदल रहा है आपके लिए। जब गाड़ी आपके नज़दीक थी तो यहाँ से u थोड़ा कम था मैग्नीट्यूड में, जब गाड़ी थोड़ी आगे चली गई तो u थोड़ा मैग्नीट्यूड में बढ़ गया, गाड़ी और आगे चली गई u मैग्नीट्यूड में थोड़ा और बढ़ गया। मतलब जो u है आपका वो मैग्नीट्यूड में बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे गाड़ी हमसे दूर जा रही है। मतलब u इज चेंजिंग बट v इज कांस्टेंट।
तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब f चेंज कर रहा हो। तो देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/f का फॉर्मूला कितना है? म्यू माइनस 1 2/r। ठीक, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ पर है तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं लेट्स से x। तो v का जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो वो किया जाएगा प्लस डी। u का वैल्यू जब पुट किया जाएगा u माइनस ऑफ, u का वैल्यू जब पुट किया जाएगा तो वो क्या पुट किया जाएगा? माइनस ऑफ x एंड दैट इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड 2/r। r तो पॉजिटिव आएगा। ठीक, ये r पॉजिटिव। तो यहाँ से आप पहुँच गए कि 1/d प्लस 1/x बराबर होता है म्यू माइनस 1 2/r के। अब देखिएगा क्या कहानी है। कहानी ये है बेटा कि d तो कांस्टेंट है। अगर मेरा x घटेगा, x घटेगा मतलब अगर ऑब्जेक्ट आँख के नज़दीक आएगी, अगर मेरा x घटेगा तो मेरा r भी घटेगा। x अगर घटेगा तो क्या होगा? x अगर हमारा घटेगा तो हमारा r भी घटेगा। लेकिन r जो है उसकी एक लिमिट है, r उससे पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा r नहीं घट सकता। ठीक, तो यहाँ पे हम ये नोटिस कर सकते हैं कि एज x डिक्रीजेस r ऑल्सो डिक्रीजेस। जैसे जैसे x आपका घटेगा वैसे वैसे आपका r घटेगा। एज x डिक्रीजेस r डिक्रीजेस। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा आप इस इक्वेशन से देखो। अब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये r है ना, इस r पर एक लिमिट है। r एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं हो सकता। r प्रैक्टिकल कंस्टेंट है। r हमेशा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू r0 से रहता है। ये कौन है? मिनिमम रेडियस ऑफ द लेंस सरफेस। ये प्रैक्टिकल कंस्टेंट है। मिनिमम रेडियस ऑफ सरफेस ऑफ लेंस। तो जो आपका ये लेंस है और ये लेंस की जो सरफेस है इस पे कंस्ट्रेंट है कि ये r की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं हो सकती, और ये प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट है। दिस इज प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट, नॉट थियोरेटिकल। प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट। ये प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट है। तो अगर आपके r पर एक कंस्ट्रेंट आ गया तो एक कंस्ट्रेंट फिर x पर भी आ जाएगा। तो r पे एक कंस्टेंट है, x पे भी एक कंस्टेंट आ जाएगा। r बहुत ज़्यादा नहीं घट सकता तो x भी बहुत कम नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है, मैं आँख के कितने भी नज़दीक लाऊं मेरी मर्जी, तो ले आओ कितने भी नज़दीक, इमेज यहाँ नहीं बनेगी रेटिना पे। अगर इमेज रेटिना पे बननी है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी है। अगर इमेज को रेटिना पर बनना है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना है, और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना है तो आपका r मिनिमम पे, r पे कंस्टेंट तो x पे कंस्टेंट, तो x की एक लीस्ट वैल्यू होती है। x की भी एक क्या आती है? लीस्ट वैल्यू। तो x का जो लीस्ट वैल्यू होता है उसका सिंबल यूज करते हैं कैपिटल D, और इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। और इसकी जो वैल्यू होती है डी की, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज करते हैं एक यंग पर्सन के लिए, वो यूज करते हैं 25 सेंटीमीटर। तो कभी भी आप जब पढ़ाई करें तो आप हमेशा अपनी बुक को एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर तो दूर रखे ही रखें। अब कोई आदमी बोलेगा कि सर मैं तो 25 सेंटीमीटर से नज़दीक को भी देख पाता हूँ, तो हो सकता है वो एक हर आदमी का जो बॉडी है वो एक अलग अलग है, वहाँ पे हर एक आदमी का डाटा अलग अलग हो सकता है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड डाटा यूज किया जाता है वो है 25 सेंटीमीटर, और कैलकुलेशंस में आपको यही एक स्टैंडर्ड डाटा यूज करना है। ठीक, तो इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो अगर आपको ये लिखना है कि आपका जो r का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ 1/d प्लस 1/D दैट इक्वल टू म्यू माइनस 1 2 म्यू माइनस 1 एंड दैट r मिनिमम दैट r नॉट। तो अगर आपको सवाल में स्मॉल डी दे दिया जाए, सवाल में आपको कैपिटल डी आपको याद रखना होता है, स्मॉल डी आपको याद नहीं रखना होता, तो अगर उसने सवाल में कभी r0 पूछा ना तो वो आपको क्या देगा? स्मॉल डी देगा। कैपिटल डी आपको याद होना चाहिए और वो लेंस का म्यू बता देगा आपको। तो वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए आई जो ये हमारा लेंस है इसकी सरफेस का मिनिमम रेडियस कितना हो सकता है, आपसे फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे यहाँ एक्स चेंज होता है, जैसे जैसे हमारी ऑब्जेक्ट चेंज होती है, उसके हिसाब से लेंस अपने आर को बदलता है, अपनी सरफेस की रेडियस को बदलता है। और किसकी हेल्प से बदलता है? सिलियरी मसल्स की हेल्प से। आपने बायो में पढ़ा होगा 10th में, यहाँ पे सिलियरी मसल्स होती हैं, और जो मसल्स होती हैं वो इसकी सरफेस को, ये जो आपका लेंस है इसकी सरफेस को बदलती हैं वो सिलियरी मसल्स। और सरफेस को वो जब चेंज करती हैं तो उसका रेडियस चेंज होता है, और रेडियस चेंज होता है मतलब इस लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लेंस की सरफेस को कौन बदलता है? सिलियरी मसल्स लेंस की सरफेस को बदलती हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आपको तो ये का आँख के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन थी। फिर आँख में डिफेक्ट होते हैं, तो आँख के डिफेक्ट मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें दिखती कैसे है। वो ऑब्जेक्ट होती है, लेंस होता है, इमेज बनाता है कहाँ पे? रेटिना पे। और रेटिना में यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं। ऑप्टिकल नर्व्स में एक पार्ट होता है रॉड और एक पार्ट होता है कोन। वो उतना बायो की डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इस रेटिना में क्या होते हैं? रॉड एंड कोन होती हैं। कुछ कुछ ऐसे होता है, जैसे ये रेटिना है तो रेटिना को थोड़ा ऐसे थिकनेस कंसीडर करिए। अब इसके अंदर मान लीजिए रॉड है और ऐसे कोन, ऐसे रॉड और कोन आप इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे रॉड हो गई, फिर कोन हो गया, ऐसे इसके अंदर रेटिना के अंदर ऐसे इनको। और ये ऑप्टिकल नर्व का आगे वाला हिस्सा है। तो जो ये सिग्नल आया ना, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ये रॉड एंड कोन एक्सेप्ट करती हैं, और फिर आगे ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को एनालाइज करने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक, आओ सुनिए। अब देखो एक चीज और सुनो, हमको कोई चीज किस साइज की दिखेगी या हमें कोई चीज कितनी बड़ी दिखेगी, वो कैसे डिसाइड होता है, उस पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको बात कर लेता हूं। तो आप ऐसे समझिए कि ये आपका आंख है, ये दैट आई बॉल, एंड दिस इज द लेंस, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो देखिए सिंपल सिंपल कैलकुलेशन से हम इसका वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली कैलकुलेशन बहुत सिंपल नहीं होती हैं, बहुत टफ होती है एक्चुअली कैलकुलेशन। आप सोचिए हम बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं तो उनके तो रेज सारी पैरेक्शियल होंगी नहीं, उनमें तो मार्जिनल रे भी होंगी, लेकिन हमारा लेंस तो सबकी इमेज बना के देता है। हमें हर चीज़ दिखती है, हमें आईफिल टावर भी दिखता है, हर चीज़ दिखती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल कैलकुलेशन की हेल्प से हम एक उसके बारे में कि कैसा वो बिहेव करेगा, कैसे कैसे रिजल्ट्स आएंगे, उन चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप सुना मेरी बात। अब इसकी इमेज कैसे बनती है, तो देखिए, तो ऐसा करिए, ये जो रे आएगी इस रे को आप ऐसे सीधा निकाल दीजिए। कौन से वाली रे? जो रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी, क्योंकि इधर हम लगभग इसको एयर ही मान लेते हैं। अंदर एयर नहीं होती, लिक्विड होता है, उस लिक्विड का एक नाम होता है, मुझे नहीं याद है, क्योंकि हमसे कभी पूछा नहीं जाएगा। बायो वालों को पूछ लेना क्या नाम होता है लिक्विड का। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा थीटा। तो ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट बी है तो इसकी इमेज बनती है रेटिना पे, यहाँ पे ऐसे। दिस इज द इमेज एंड दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। दिस इज द इमेज ऑफ दिस ए बी। तो अपनी आंख पे ये इमेज बनती है। तो अपनी आंख पे जो इमेज बनती है ना, वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करता है और फिर हमें उसको सीधा बना के दिखाता है। ठीक है, मतलब इस ब्रेन में इतना फंक्शनिंग है, बिल्कुल है। अब देखो, ये जो चलिए ये जो एंगल होता है थीटा, इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। इसको क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। और जो ये लेंथ आएगा ए डैश बी डैश लेंथ को लगभग मैं बोल सकता हूँ डी इंटू थीटा। और डी कौन है? यहां से यहां तक का इसका आई बॉल का डायमीटर है डी। जो डी है वो डी कौन है? इस आई बॉल का डायमीटर है डी। तो ये एंगल थीटा है, तो इस लेंथ को हम लगभग क्या बोल सकते हैं? इस आर्क लेंथ की तरह, आर थीटा। तो इस डी को लगभग हम डायमीटर को एक रेडियस मान लें, तो ये डी थीटा लेंथ का, क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बहुत स्मॉल एंगल्स के लिए।
तो इसको लिखा जा सकता है ए डैश बी डैश, और हमारा ब्रेन जो एनालाइज करता है वो इस ए डैश बी डैश को हमारा ब्रेन एनालाइज करता है। अब मुझे बताओ, मेरे सामने दो ऑब्जेक्ट हैं। मान लीजिए आपके घर के सामने, जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अपने घर में आप अपने घर में बैठे हो, आपके घर की विंडो है, और मान लीजिए बहुत दूर एक 8-10 फ्लोर की 8-10 स्टोरी की एक बिल्डिंग है। आपको क्या लग रहा होता है कि जो 8-10 स्टोरी की बिल्डिंग है ना, वो तुम्हारी विंडो के साइज के बराबर ही है। जब आप अपने घर में बैठे हैं, विंडो में से बाहर देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो 8-10 फ्लोर की साइज तो उतनी है जितनी हमारी विंडो की साइज है। ऐसा लगता है आपको? तो ऐसा क्यों लगता है, उसका कारण सुनिए। पहली बात, हमारा ब्रेन जो एनालाइज करके देता है वो इसको एनालाइज करके देता है, नंबर 1। और इसकी जो लेंथ होती है ए डैश बी डैश वो होती है डी इंटू थीटा। तो डी तो किसी के लिए बदलना नहीं है, डी तो कौन है, दैट डायमीटर। तो कौन बदलेगा ऑब्जेक्ट के लिए, थीटा। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज हमें कितना दिखेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका विजुअल एंगल क्या है। तो ऑब्जर्व्ड साइज of an object depend on theta, तो अगर थीटा ज्यादा होगा, अगर थीटा ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट हमें बड़ी दिखेगी, और अगर थीटा कम होगा तो ऑब्जेक्ट हमें छोटी दिखेगी। ठीक है ना? अब देखो, इस बात का ऐसा नहीं है कि आपने इस चीज को अपने डेली जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया है। खुद देखिए, मैं बताता हूं। जब मान लो अपने साइड से कोई ट्रक गुजरता है तो खूब बड़ा लगता है, लेकिन जब वो ट्रक ऐसे चलता जाए ऐसे देखे तो ट्रक बाद में ऐसे छोटा सा दिखने लगता है। जब ट्रक बगल से गुजरा था तो खूब बड़ा दिख रहा था, लेकिन चलता गया हम उसको देखे तो ट्रक ऐसे लगता है छोटा होता गया, ट्रक छोटा होता गया। तो ऐसा क्यों लगता है, उसका कारण बताता हूं, सुनना। उसका जो कारण है वो इस तरह से है बेटा कि ये आपका है आईबॉल, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज योर लेंस। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि पहले मान लो ऑब्जेक्ट यहां थी, तो जो इमेज बन रही थी, इसको थोड़ा चलिए बड़ा बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट पहले यहां थी, तो जो ये थीटा एंगल था बेटा, ये एंगल बहुत ज्यादा एंगल था, मतलब बड़ा एंगल था, ऐसे बोलना चाहिए। ये एंगल थीटा पहले क्या था, ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारी दूर चलती गई ना बेटा, ये एंगल घटता गया। कैसे, आप देखो, आप ऑब्जेक्ट को यहां मान लो, वही ऑब्जेक्ट है, उतने ही साइज की है, लेकिन वो दूर चली गई, हमारी आंख से दूर चली गई, तो अब देखो थीटा घट जाएगा। देखो आप, मैं ड्राइंग करके दिखाता हूं। और अगर आपकी ऑब्जेक्ट को और दूर मानो, आपकी ऑब्जेक्ट मान लो थोड़ा और दूर चली गई, तो देखो थीटा और घट जाएगा। देखो थीटा, तो ये जो एंगल है, दैट एंगल इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, इसलिए जो इमेज का साइज है वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। पहले इमेज का साइज ये था, फिर इमेज का साइज ये हुआ ब्लू वाला, फिर इमेज का साइज ये हुआ दैट रेड वाला, एंड कंटिन्यूसली द साइज विल कीप चेंजिंग। मतलब जो आपका साइज होगा इमेज का वो घटता जाएगा। और बेटा ये साइज अगर घटता जाएगा तो अपने ब्रेन को लगेगा कि वो चीज़ छोटी होती गई, क्योंकि हमारा ब्रेन जो एनालाइज करता है वो इसको एनालाइज करता है। ठीक, अब सुनना मेरी बात। अब इस हाइट को मान लेते हैं हम लोग, इसका हाइट है लेट्स से स्मॉल h, और ये डिस्टेंस है जो है x। तो थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं h/x। तो थीटा को रफली हम क्या लिख सकते हैं, h/x रफली। लेट्स से वी आर टॉकिंग फॉर स्मॉल एंगल्स। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो भाई साहब थीटा मैक्सिमम तब होगा जब x मिनिमम होगा। और x मिनिमम किसके बराबर होता है, तो अभी हमने पढ़ा था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन।
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कितना होता है, कैपिटल डी। तो थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट इज h/d। तो किसी भी चीज का जो मैक्सिमम विजुअल एंगल संभव है, किसी भी चीज का जो मैक्सिमम विजुअल एंगल संभव है वो कितना है, विजुअल एंगल संभव है दैट इज h/d, मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर द नेकेड आई। हाँ, अब इसमें चश्मा नहीं पहन रखा हमने, अब भाई हम चश्मा भी तो पहन सकते हैं ना, तो चश्मा नहीं पहन रखा हमने, बिना चश्मा के हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ आपके बिना चश्मा के पूरी आंख का एनालाइज हो गया। और आंख सबसे बड़ी साइज की कब दिखेगी, जब वो हम यहाँ से कितनी दूरी पर होगी, d दूरी पर होगी। आप ऐसे भी देखिए उंगली को, अब ये उंगली उतनी साइज की नहीं दिख रही, लेकिन आप इस उंगली को नजदीक लाएं, आपको ऐसा लगेगा ये तो ज्यादा साइज की बड़ी हो गई, ठीक है ना। तो ये आंख के बारे में और किस साइज की हमें इमेज दिखेगी उसके बारे में कहानी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल यह है कि इसको हटाते हैं, ठीक। तो सुनिए, सवाल यह है कि मान लो आप अपने घर में बैठे हो, रूम में, आप अपने घर के रूम में बैठे हो और ये आपके घर में एक विंडो है, ये आपके घर में क्या है, एक विंडो है इस तरह से, और आप अपने रूम में बैठे हो, ये आपके घर की विंडो है। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इस दूरी को मान लेते हैं लेट से, ये आप बैठे हो यहाँ पे, मान लेते हैं लेट से 5 मीटर, 5 मीटर दूरी मान लो। चलिए ये मान लो आप अपने घर में और ये विंडो है और आप 5 मीटर की दूरी पर हो विंडो से। और विंडो का साइज मान लेते हैं लेट से, विंडो का साइज है अपना लेट से 50 सेंटीमीटर। विंडो का साइज कितना है आपका, 50 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर रहे हैं, बाहर एक बिल्डिंग देख रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं आप, आंख से देख रहे हैं और एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और एक बिल्डिंग है ऐसे, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं। और वो बिल्डिंग जो है वो यहाँ से मान लेते हैं किसी डिस्टेंस, कैपिटल डिस्टेंस कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं डिस्टेंस है 500 मीटर, 800 मीटर मान लेते हैं। 800 मीटर की दूरी पे यहाँ से एक डिस्टेंस, एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का कुछ हाइट है h, बिल्डिंग का जो हाइट है, बिल्डिंग का कुछ हाइट है h। तो आपको 800 मीटर थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलिए कम ले लीजिए, 500 मीटर ले लीजिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो इस बिल्डिंग का हाइट होगा h, ये हाइट कितना होना चाहिए कि हमें ये बिल्डिंग और ये विंडो सेम साइज की दिखाई दे। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि जब ये आंख देखेगी तो इस आंख को इस विंडो के थ्रू ये कंप्लीट बिल्डिंग दिखाई देनी चाहिए। जैसे आप यहां देख रहे हैं, सामने विंडो है, विंडो के उधर बिल्डिंग है, तो आपको पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, नीचे से ऊपर तक पूरी। आपको पता है वो बॉटम है और आपको पता है वो टॉप, आपको पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और पूरा विंडो भरा हुआ है। ऐसे विंडो में से इतना हाफ में नहीं दिखाई दे रहा, पूरे विंडो में वो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्डिंग का साइज है और जो विंडो का साइज है वो आपको बराबर दिख रहा है। आप बोलोगे विंडो इतनी बड़ी है और बिल्डिंग भी इतनी बड़ी है, पूरे में दिखाई दे रही है। बिल्डिंग छोटी होती, मान लो बिल्डिंग का हाइट आधा होता विंडो का, मान लो, तो आप बोलते हैं बिल्डिंग तो आधी विंडो में ही दिखाई देती फिर। लेकिन आपको बिल्डिंग फुल विंडो में दिखाई दे रही है, तो आपको बताना है कि उस बिल्डिंग का हाइट जो h है वो क्या होना चाहिए, हाइट h क्या होना चाहिए। और क्वेश्चन में ऐसे लिख सकता हूं, ये विंडो है, you observed that height of building is same as height of building is same as height of window। तो आप बताना है कि वो h क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो विजुअल एंगल बन रहा होगा हमारे रेटिना पे या हमारी आंख पे, जो विजुअल एंगल बन रहा होगा वो विजुअल एंगल दोनों का सेम बन रहा होगा। तो उसका विजुअल एंगल कितना बनेगा, उसका बनेगा h/500। तो वो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये 500 मीटर है,
तो ये अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो ये भी मीटर में ले लिए, ये कितना आ जाएगा मेरा हाफ मीटर, तो ये आ जाएगा मेरा हाफ अपॉन 5। और ये दोनों का अपना अपना विजुअल एंगल है और दोनों का विजुअल एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए। अभी हमने विजुअल एंगल का फॉर्मूला देखा था, दैट h/x। तो दोनों का विजुअल एंगल अगर बराबर होगा तो हमको ये दोनों क्या दिखेंगे, सेम साइज की दिखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आता है, h की जो वैल्यू आती है वो आती है 500/10। तो h का वैल्यू आता है वो आता है 100 मीटर। h का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 100 मीटर। ठीक, तो 100 मीटर का उस बिल्डिंग का हाइट होना चाहिए। तो बिल्डिंग आपको सेम उसी साइज की दिखेगी जिस साइज की आपकी विंडो है। ठीक, अब हम बोले कि नहीं हमें थोड़ी बिल्डिंग छोटी दिखाई देनी चाहिए। तो अगर आपको बिल्डिंग थोड़ी छोटी दिखाई देनी चाहिए तो जो विजुअल एंगल है इसका बिल्डिंग छोटी दिखाई देनी चाहिए, तो बिल्डिंग का जो विजुअल एंगल है वो विजुअल एंगल कम दिखाई देना चाहिए। किससे, विंडो के विजुअल एंगल से। तो आपको जो बिल्डिंग होगी वो क्या दिखेगी, थोड़ी छोटी दिखेगी। ठीक, अब सुनना, तो ये तो कहानी हो गई विजुअल एंगल की कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किस साइज का दिखेगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि मून तो जैसे मान लो मून है ना, मून को ऐसे लगता है ऐसे मून तो अपने इतने हाथ में ही आ गया, ऐसे लगता है मून को ऐसे देखो इतना ही तो है ये। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वाली लेंथ जितना विजुअल एंगल आपकी आंख पे बना रही है उतना ही एंगल, विजुअल एंगल वो मून बना रहा है आपकी आंख पे। ठीक है ना, और अगर आपको यहां से मून का मान लो डिस्टेंस मालूम है तो आप मून का डायमीटर निकाल सकते हैं, सेम कहानी। ठीक है ना, ठीक, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का जो यूज किया जाता है वो छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप वाली चीज़ को आप सबने देखा है बचपन में, जब आप किसी कागज़ को जलाते थे एक लेंस से, तो जो वो एक लेंस होता था उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक, अब सिंपल माइक्रोस्कोप का जो हमारा पर्पज़ है वो पर्पज़ है किसी छोटी चीज़ को देखना। छोटी चीज़ को देखना मतलब हम उसको नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। और नेकेड आई से क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उसका जो विजुअल एंगल है वो बहुत छोटा है। अगर उसका विजुअल एंगल बहुत छोटा है तो उसका साइज जो होगा रेटिना पे वो बहुत छोटा होगा और हमारी आंख उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, इसलिए हमें उसे सिंपल माइक्रोस्कोप से देखना है। तो जब हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो सिंपल माइक्रोस्कोप उसका एक इमेज बनाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है सिंपली लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप को इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसको बोलते हैं, और सिंपली ये लेंस है। अब हो क्या रहा था कि जब हमारी ऑब्जेक्ट बहुत छोटी थी तो उसको हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने लेंस लिया और इस लेंस के सामने हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा जिस ऑब्जेक्ट को हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे। और हम चाहते हैं कि उसको इस लेंस की हेल्प से हम देख पाएँ, मतलब ये लेंस जो उसका इमेज बनाए वो थोड़ा बड़ा इमेज बनाए, मतलब ये लेंस उसका एक मैग्नीफाइड इमेज बनाए। और जितना बड़ा इमेज बनाएगा उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हम उस चीज़ को अच्छे से देख पाएंगे जो नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे। अब पहली बात ये बताइए, लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो कब ज़्यादा होता है। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि व्हेन ऑब्जेक्ट is near to first focus, when object is near to first focus, then mod m have very large value. और अगर mod m बहुत लार्ज होगा इसका मतलब जो इमेज बनेगी उसका साइज बहुत बड़ा होगा और फिर हम उसको नेकेड आई से देख पा रहे हैं। ठीक, तो हो क्या रहा था, ये हमारी मान लेते हैं आंख है और इस आंख से मैं उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा था, मतलब उस ऑब्जेक्ट को मैंने डी डिस्टेंस पे रख लिया तो भी मैं उसको नहीं देख पा रहा था। मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, इसका पॉइंट का नाम रख देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी, तो ये लेंथ हो गया मेरा ए बी। तो जो मेरा मैक्सिमम विजुअल एंगल आ रहा था थीटा मैक्सिमम, ये है मेरा ए बी अपॉन डी। लेकिन फिर भी
फिर भी हमारी आंख इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, इसका मतलब हमें एक ऐसी ऑब्जेक्ट चाहिए या हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इसका एक इमेज बनाए और जो विजुअल एंगल है उसको थोड़ा बड़ा करे, क्योंकि हमारी आंख इस विजुअल एंगल को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल विजुअल एंगल। इससे ज़्यादा विजुअल एंगल हमारी आंख का हमारी आंख के लिए हो भी नहीं सकता विदाउट लेंस। तो हमने क्या किया, लेंस लगाया। ठीक है भाई, लेंस लगाया और लेंस लगा के हमने ये हमारी इसके पीछे आंख को बिठा दिया कि अब देखो लेंस दिखाएगा। और ये है फर्स्ट फोकस, ये वाला जो पॉइंट है वो कौन है, फर्स्ट फोकस। अब हमें जो इसकी इमेज बनानी है वो इसकी इरेक्ट इमेज बनानी है, मतलब जब हम उसको देखना चाहते हैं तो हम उसे उल्टा नहीं देखना चाहते, हम उसे सीधा ही देखना चाहते हैं। तो हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए और हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस के इधर रखेंगे तो इमेज मैग्नीफाइड तो बनेगी लेकिन इन्वर्टेड बनेगी, और अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो इमेज इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड ही बनेगी, मतलब आपको यही चाहिए। तो ये है आपका F1, ये है आपका फर्स्ट फोकस। और जो ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे वो इस साइड में रखेंगे। तो मैंने माना ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे, अब उसको मैंने लेंस के सामने रख दिया। हमें लेंस के सामने रख दिया और हम जो देखेंगे वो इस AB को नहीं देख रहे हैं, हम किसको देखेंगे, लेंस जो इमेज बनाएगा इस AB का, उस इमेज को हम देखेंगे। ठीक, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो बात करते हैं, इमेज कहीं यहाँ बनेगी इस डायरेक्शन में। जो इमेज बनेगा वो इमेज कहीं यहाँ इमेज बनेगा, तो मान लेते हैं ये इमेज बना दिया। इरेक्ट इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है, और ये जो रे आ रही होंगी, ये रे सीधे आंख में गई है, तो दैट एंगल इज द फाइनल विजुअल एंगल। ये कौन है, फाइनल विजुअल एंगल। या फिर आप ऐसे बोल रहे हैं कि जिस इमेज को हम देखना चाहते हैं ये उस इमेज का विजुअल एंगल है थीटा, और हमें क्या दिखेगा वो इस थीटा पर ही डिपेंड करेगा। तो हम बोल रहे हैं कि जो ये विजुअल एंगल है ना ये पहले से ज़्यादा है, तभी तो हम उसको देख पाएंगे, क्योंकि विजुअल एंगल ज़्यादा होगा तो इमेज का जो साइज बनेगा रेटिना पे वो बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देते हैं, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। एक डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, अब वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है वो यही होता है कि दैट फाइनल विजुअल एंगल थीटा फाइनल, इसको थीटा फाइनल लिख देते हैं, थीटा फाइनल अपॉन नेकेड आई के वाला थीटा मैक्सिमम, दैट थीटा मैक्सिमम, नेकेड आई से जो विजुअल एंगल आ रहा था। अब मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा फाइनल का वैल्यू लिखूंगा तो ये ए बी है, ये इसका इमेज है ए डैश, और ये इसका इमेज है बी डैश, और ये मेरा बी है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा इस पॉइंट का नाम हम ई इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ई इस्तेमाल करते हैं, मतलब आँख के लिए ई इस्तेमाल करते हैं, और आँख इसके एकदम पीछे, जस्ट सटा के पीछे है। अब सिमिलर ट्राइंगल देखिए, सिमिलर ट्राइंगल ये कहता है कि ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई का जो वैल्यू है वो बराबर होगा ए बी अपॉन बी ई, और ये चीज़ बराबर होगी दैट टेन थीटा फाइनल, और थीटा बहुत स्मॉल है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, थीटा फाइनल। तो अब आप क्या करिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन एम थीटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन थीटा सिंबल लगा देते हैं जस्ट फॉर द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे थीटा फाइनल का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वो कितना है वैल्यू, ए बी अपॉन बी ई, और इनिशियल वैल्यू क्या था आपका, ए बी बाई डी। तो ये आया आपके पास डी अपॉन बी ई, दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे जो बी ई है बेटा, इसकी वी ये डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं हम, इस ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला सकते हैं, दूर ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला सकते हैं और दूर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो सिचुएशन की बात करते हैं। एक सिचुएशन होता है रिलैक्स्ड आई, एक सिचुएशन होता है रिलैक्स्ड आई। सिचुएशन नंबर 1, रिलैक्स्ड आई। तो रिलैक्स्ड आई होता है, इसका यह मतलब है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारी फोकस के पास है। रिलैक्स्ड आई मतलब थीटा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख दो, इन्फिनिटी पे रख दो, और सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, फोकस पे रख दो, और इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। रिलैक्स्ड आई क्यों कहते हैं, देखो आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई बहुत, जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं ऐसे नज़दीक लेते जाऊँ तो इसको देखने में जोर पड़ता है आँख पे। इसका मतलब जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं
अगर वो आंख के नजदीक है तो आंख को जोर पड़ता है उसको देखने में, और अगर वो दूर है तो आंख पे जोर नहीं पड़ता देखने में। मतलब आंख रिलैक्स है अगर वो दूर है, अगर इसे नजदीक लाते जाए तो आंख बड़ी टेंशन में आती जाती है। ठीक, तो रिलैक्स्ड आई का मतलब है कि जिसको देखना है वो इन्फिनिटी पर है, तो रिलैक्स्ड आई का मतलब है कि दैट बी डैश ई इज लगभग इन्फिनिटी। मतलब रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या है, बी डैश ई जो है वो क्या है आपका लगभग इन्फिनिटी है। ठीक, अब देखो आपको एक एनालिसिस का एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। इस लेंस के लिए एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। ये लेंस है और ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा, डाइवर्जिंग नहीं हो सकता ये कभी। ये कौन है, ओनली 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 कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस के लिए क्वेश्चन लिखेंगे 1/v माइनस 1/u दैट इक्वल टू 1/f 1/v। v का वैल्यू आएगा माइनस v डैश ई, 1/u, u का वैल्यू आएगा माइनस बी ई, एंड दैट इक्वल टू 1/f। ये डिस्टेंस v और ये डिस्टेंस b डी ई। तो यह है आपका 1/be का जो वैल्यू है वो बराबर होगा 1/b डैश ई प्लस 1/f। तो जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया है, यहाँ पे जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन एम थीटा। तो इस एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, डी अपॉन बी। इस पूरे इक्वेशन में आप डी का मल्टीप्लाई करिए तो डी अपॉन बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी अपॉन बी डैश ई प्लस डी वाई एफ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे रिलैक्स्ड आई रखनी है, रिलैक्स आई का मतलब है कि जो हमारा बी डैश ई है वो इन्फिनिटी होना चाहिए, और अगर हमारा बी डैश ई इन्फिनिटी होगा तो जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा वो मिनिमम आएगा। रिलैक्स आई का मतलब बी डैश ई इन्फिनिटी, और इस केस में जो मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी डी वाई एफ। दूसरा केस होता है स्ट्रेन्ड आई। दूसरा केस क्या होता है, स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई का मतलब है कि जिसको हमें देखना है वो हमारी आंख के बहुत नजदीक है। तो मैक्सिमम कितना नजदीक ला सकते हैं हम उसको, 25 सेंटीमीटर, डी के बराबर। तो हमारी आंख किसको देखती है, इस इमेज को देख सकती है। तो ये इमेज मैक्सिमम कितना नजदीक लाई जा सकती है, कैपिटल डी के बराबर नजदीक लाई जा सकती है। ठीक, तो जो आपकी स्ट्रेन्ड आई होती है, स्ट्रेन्ड आई जो होती है, उस वाले केस में जो बी डैश ई होता है इसकी वैल्यू डी के बराबर होती है, और बी डैश सी की वैल्यू डी के बराबर। अब सोचो जितना बी डैश सी कम होगा उतना एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस वाले केस में एम थीटा की जो वैल्यू आती है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आता है वो मैक्सिमम आता है, और वो कितना आता है 1 प्लस डी वाई एफ। तो एक आता है डी वाई एफ और एक कितना आता है 1 प्लस डी वाई एफ। दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट को बिना लेंस के देखोगे और विदाउट लेंस मतलब लेंस के साथ देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ी दिखेगी, और जो उसका मैग्निफिकेशन दिखेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो कितना दिखेगा, एक बार एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा डी वाई एफ, और एक बार एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा 1 प्लस डी वाई एफ। लेकिन जब पेपर पूछा जाता है ना, तो पेपर में वो ये मेंशन ही नहीं करता कि हमें मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए या मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए। वो हमको सीधा बोलता है, हमें ये बताइए कि इस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, ठीक है, या इस लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होगा, वो हमसे ये पूछता है सीधा। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वर्जिंग लेंस होता है और उसकी फोकल लेंथ आपको वो दे देता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं लैंग्वेज लिख के दिखाता हूं। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन of a simple microscope what is the angular magnification of a simple microscope having focal length 5 centimeter,
मतलब फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा एंगुलर मैग्निफिकेशन, आप बोलेंगे सर ना तो उसने मैक्सिमम शब्द इस्तेमाल किया ना उसने मिनिमम शब्द इस्तेमाल किया, तो हम आंसर कौन सा देंगे? तो ऐसी सिचुएशन में जब कुछ भी टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल ना करें, आप देखने को मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जब वो कोई भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना करें, उस वाले केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे वो होगा डी/एफ। डी कितना है? 25 सेंटीमीटर। एफ कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 20/5, ये आ जाएगा 5। ठीक। अब इसमें आप एक चीज बताओ मुझको, चलिए मैं सवाल ही पूछ लेता हूं, तो इसको आप लिख लें एक बार। तो इसमें मेन कहानी आपको ये याद रखनी है कि जो इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता था, एक होता है 1 + d/f और दूसरा होता है d/f। ठीक है। तो कहानी ये है बेटा कि एक लेंस है और लेंस का फोकल लेंथ है लेट्स से 2 सेंटीमीटर, चलिए 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप और हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है और हमारी आंख है ना वो स्ट्रेन्ड है, आई इज स्ट्रेन्ड, आई इज स्ट्रेन्ड। तो आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, आपको ये बताना है। अब मुझे बताइए आपकी आई स्ट्रेन्ड है, इसका मतलब ये है कि आई जिस चीज को देख रही है वो बहुत नजदीक है। और बहुत नजदीक कितना हो सकती है? बहुत नजदीक जो हो सकती है वो हो सकती है 25 सेंटीमीटर। ये वो इमेज है A', B', ऑब्जेक्ट कहीं आ रही होगी AB और उसकी ये इमेज बनी है A', B', और आपसे ये x पूछा गया है। ये कैपिटल D इस्तेमाल करते हैं, इसकी वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो आप इक्वेशन लिखिए, लेंस, आप लेंस फॉर्मूला लगाइए 1/v - 1/u दैट इक्वल टू 1/f। 1/v, v का वैल्यू कितना है? -d, माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है? -x दैट इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/x का जो वैल्यू आया वो आया 1/f + 1/d, और यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो आया f × d अपॉन f + d। तो ये वो आपका डिस्टेंस है और सॉल्व करना है वैल्यू पुट करके। तो ये आया f कितना दिया सवाल में 4, d कितना दिया 25 अपॉन f कितना दिया 4, d कितना दिया 25। तो x का वैल्यू आया 100/29 सेंटीमीटर। इतना दूरी पे वो ऑब्जेक्ट आपने रखी होगी। ठीक, तो ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इस सिंपल माइक्रोस्कोप को पूरा समझ लें, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और टेलीस्कोप पढ़ेंगे। ठीक, और रिजॉल्विंग पावर भी थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर अच्छे से क्लियर होता है जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इसको पढ़ें और समझें। और देखिए HC वर्मा में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम का एक अलग से चैप्टर है। मैं बोलूँगा उस चैप्टर को आप बहुत जरूर पढ़ लें, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ आएगा एग्जैक्टली कि मैं कह क्या रहा हूँ। आपको सारी कैलकुलेशन एज इट इज समझ आएंगी। तो एक बार आप उसे जरूर पढ़ लें HC वर्मा को। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।